गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 14 जून और 14 जून से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है 12 जून को ये मनाया जाता है। तो हर साल जो है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है और 2021 में जो उसकी थीम रखी थी वो थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और बाल श्रम के खिलाफ इस वर्ष का विश्व दिवस जो था वो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित था। मतलब इसमें सिर्फ इतना ही है कि इस एक्ट के से हम लोगों को जागरूक करना है कि बाल श्रम को रोका जाए, बाल श्रम कम किया जाए। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है अर्जुन कुमार सिकरी इसका सही आंसर है। तो हाल ही में जो अर्जुन कुमार सिकरी हैं इन्हें डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो जो ये हाल ही में जो गठित DPCGC एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया के जो नियम होंगे 2021 में अनिवार्य त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के भीतर दूसरे स्तर में भी कार्य करेगा। तो जो अभी ये गठित किया गया है, ये जो गठित किया गया है डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, जो इसमें जो निकाय हैं, ये जो निकाय है स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करेगा और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया के जो भी नियम होंगे 2021 में अनिवार्य त्रिस्तरीय शिकायतें जो भी होगी निवारण तंत्र के भीतर दूसरे स्तर के रूप में भी जो है ये कार्य करेगा। तो इसके जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिलिंग के जो शिकायत निवारण करता जो मतलब नियुक्त किए गए हैं वो है अर्जुन कुमार सिकरी को जो है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल पब्लिशर जो कि निकाय भी गठित किया गया था तो इसके शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन कुमार सिकरी को नियुक्त किया गया है और ये एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय के रूप में जो है ये कार्य करेगी। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W नामक नई पहल लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है G7 इन्होंने लॉन्च की है। तो हाल ही में G7 ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W नामक पहल लॉन्च की। G7 की बात मैं करूँ तो G7 मतलब यहाँ पे 7 देश है, जो देश मतलब 7 विकासशील देश इसमें जुड़े हुए हैं, तो G7 इसका नाम दिया हुआ है। तो हाल ही में जो G7 के नेताओं ने क्या किया था, चीन के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए जो था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक नई पहल लॉन्च की है। तो अगर हम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो 2 लाइन में इसका मैं वो है कि चीन सरकार ने एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकसित रणनीति बनाई थी, विकास रणनीति बनाई थी जो 2013 में बनाई थी। तो इस रणनीति के तहत उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजना में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी और इमारती, हवाई अड्डे, बांध और रेल मार्ग शामिल किए गए थे। और चीन की जो 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीनी सरकार की जो वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति थी, तो इसी रणनीति का मुकाबला करने के लिए हाल ही में G7 के नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W नामक पहल लॉन्च किए ताकि वो चीन के द्वारा जो बनाई गई थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी उसका मुकाबला कर सके। तो यहाँ से हम थोड़ी बातें क्लियर करेंगे। ये है इंडिया और ये है चाइना, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, चाइना में आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है वो चाइना में होती है। तो चाइना ने क्या कहा कि मेरे यहाँ से अगर ये सामान दूसरे देशों में जाएगा तो इसके लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन मुझे अपने सामान दूसरे देशों में ईजिली पहुँचाना है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े अपने सामानों को दूसरे देशों में ले जाने के लिए। तो उसने एक रणनीति बनाई थी 2013 में जो मैंने आपको बताई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, बंदरगाह लिए थे, समुद्री मार्ग लिए थे और हवाई अड्डे लिए थे और रेल मार्ग लिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, सुरंगें ली थी। तो उन्होंने जल मार्ग, स्थल मार्ग और
वायु मार्ग, ये तीनों मार्गों में से जो जगह थी जहाँ से वो अपने सामानों को दूसरे देशों में पहुँचा सके, वो सारी जगह इस रणनीति में जो थी उसने ले ली थी। तो उसके हिसाब से वो अपने देश को अपने देश से जो भी चीज़ें बन रही है वो दूसरे देशों में कम दाम पर देना चाहता है, ताकि उसे पैसा कम लगे, चीज़ें आसानी से जाए। मतलब रास्ते अगर क्लियर होंगे, अगर रास्ते छोटे होंगे तो चीज़ें जो होगी पहुंचने में कम पैसा लेगी और वहाँ पे जाके चीज़ें बेची जाएगी, तो उसे ही फ़ायदा होगा। तो अपने फ़ायदे के लिए उसने ये चीज़ें लॉन्च की थी। तो इसे देखते हुए जो थी G7 ने अभी हाल ही में एक और जो पहल है वो लॉन्च की है, जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कि इसकी मुकाबला करेगा, जो चीन ने स्टार्ट की थी, इसका मुकाबला करने के लिए, विकासशील देशों की मदद करने के लिए जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक जो पहल लॉन्च की है। इस मैप में आपने देखा होगा ये जो इंडिया है और ये चाइना है, चाइना ने यहाँ से ये रास्ता निकाला हुआ है, और जो रास्ता जो है नीदरलैंड जाता है, और पाकिस्तान में इन्होंने कोई योजना शुरू की हुई थी चीन द्वारा। तो ये ऐसे ही एक भाग जो है वो बनाना चाहता है, जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग से लेते हुए। इस क्वेश्चन में अगर आपको याद रखना है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो चीन ने अपनी जो योजना शुरू की थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में की थी, और इसके तहत उन्होंने कितने सारी चीज़ें ली थी, बंदरगाह, रेल मार्ग, जो भी इन परियोजना में ली थी चीनी सरकार की। किस प्रकार की योजना थी, तो ये वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति थी ये चीन की, और इसका मुकाबला करने के लिए G7 ने हाल ही में जो पहल लॉन्च की है वो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की आनाकानी को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य को दिए हैं। तो इसके हम थोड़ी और डिटेल में बात करें। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में जो आनाकानी वो कर रही है उसे लेकर काफ़ी सारा सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी बहाने के पश्चिम बंगाल सरकार को ये योजना को तत्काल लागू करना होगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एक के बाद एक दूसरी समस्या नहीं गिना सकते, यह प्रवासी मजदूरों का जो है मामला होगा। तो ये जो योजना थी, इस योजना में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो मध्य प्रदेश की थी वहाँ से निकाली गई थी। तो उनका कहना ये था कि जो काफ़ी सारे मजदूर होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने काम के लिए आना जाना करते हैं, लेकिन अगर वहाँ उन्हें अनाज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने राज्य से तो नहीं लाएंगे, वो जिस राज्य में काम कर रहे हैं उसी राज्य में अपना राशन कार्ड दिखाए और वहाँ से अनाज ले लें। तो काफ़ी सारे जो राज्य थे उन्होंने इस योजना को अपनाया, उन्होंने लागू किया इस योजना को, लेकिन पश्चिम बंगाल ने ये योजना लागू नहीं की। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि ये इस राज्य के हैं तो इस राज्य से अनाज नहीं ले सकते, उन्हें आधार कार्ड लगेगा। उन्होंने हमेशा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बहाना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें सख्त निर्देश दे दिया है कि आप बहाना मत करो, आप इस योजना को लागू करो, क्योंकि ये मज़दूरों का मामला है, मज़दूरों को अनाज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हर किसी को पड़ती है। लेकिन मज़दूर एक राज्य में अगर काम कर रहा है तो वो दूसरे राज्य में काम ढूंढने जाता ही है, वो अपनी जगह चेंज करता रहता है, तो अपने साथ अपना अनाज नहीं ले जा सकता। तो इस योजना में जो था एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के पास चाहे किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, उसे दूसरे राज्य में राशन मिल जाएगा। इसी योजना का जो है इस योजना का जो ये उद्देश्य रखा गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अभी तक इसे जो है लागू नहीं किया है। तो इससे अब निर्देश दिए गए कि इन्हें अब इस योजना को लागू करना ही होगा। ये काफ़ी सही योजना है कि मज़दूरों के लिए, क्योंकि वह अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, लेकिन वो अपने साथ अनाज नहीं ले जा सकते। वो जिस राज्य में वर्क कर रहे हैं वहाँ से वो अनाज के लिए मांग कर सकते हैं, आप अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं। इसलिए इस योजना का नाम दिया था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा कि हाल ही में किसे WHO ग्लोबल एयर पोल्यूशन हेल्थ टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप जो है वो मानद सदस्य जो है इसका किसने नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है मुकेश शर्मा को जो है इनका मानद सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। तो WHO ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप के जो मानद सदस्य हैं वो मुकेश शर्मा हैं, जो कि IIT कानपुर के एक प्रोफेसर भी है। तो इन्हें हाल ही में जो है WHO ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप के मानद सदस्य भी नियुक्त किया गया है, और IIT कानपुर के ये एक प्रोफेसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का कि हाल ही में किस मठ के उपाध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी का 86 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है रामकृष्ण मठ और मिशन जो थे। तो इस मठ के जो उपाध्यक्ष थे स्वामी शिवानंद जी का 86 वर्ष की उम्र में जो है कोलकाता में निधन हो गया है। तो हाल ही में
जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1 मई 1997 में की थी। तो उनका उद्देश्य था कि ऐसे साधु और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। तो इनके मिशन, ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1 मई 1987 में। तो इस रामकृष्ण मिशन में जो उपाध्यक्ष थे स्वामी शिवानंद जी, इनका 86 वर्ष की उम्र में जो है कोलकाता में निधन हो गया है। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर जो था 11 से लेकर 13 जून तक G7 लीडर समिति का जो है आयोजन किया गया था। अभी हमने G7 का एक क्वेश्चन पढ़ा कि इन्होंने कौन सी पहल लॉन्च की थी, और तो इसको ये हाल ही में जो इसकी जो मीटिंग हुई थी, मतलब इस स्थान पर हुई थी 11 से 13 जून तक हुई थी। तो इसका जो सही आंसर, इसका आयोजन हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है इंग्लैंड के कार्बिक्स में जो है इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में 11 से 13 जून तक G7 लीडर समिट का जो आयोजन हुआ था वो इंग्लैंड के कार्बिस में हुआ था। तो हाल ही में 11 से 13 जून G7 लीडर समिति का आयोजन इंग्लैंड के कार्बिस में हुआ था। तो इस समिट में जो G7 नेताएं थे, उन्होंने कोविड-19 के भविष्य की महामारियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्बिस बे डिक्लेरेशन प्रतिबंधितों की घोषणा की थी। तो जो भी चीज़ जहाँ होती है, जैसे ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड के कार्बिस में, तो उसकी जो नाम दे दिया गया था कार्बिस बे डिक्लेरेशन दे दिया था, मतलब वहीं से रिलेटेड दिया गया था ताकि ये आसानी से याद है। तो ग्रुप ऑफ 7 की अगर हम बात करें तो इसमें 7 जो मेंबर है, इसमें कौन कौन से देश के मेंबर है इसमें, तो यहाँ पे मेंबर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट के यहाँ के मेंबर रहेंगे। उसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। ग्रुप ऑफ 7 मतलब यहाँ पे 7 देशों के सदस्य रहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के जो इन्होंने होस्ट ने जो है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो है इसे होस्टिंग की थी, इसके आयोजन की यूके से हुई थी। 2021 की जो होस्टिंग हुई थी इस आयोजन की, वो प्राइम मिनिस्टर ने की थी बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है। तो इस समिति में जो उन्होंने बातें की थी वो यही थी कि जो कोविड-19 के बाद भविष्य में जो भी महामारी आएगी, मतलब कोविड-19 के बाद अगर भविष्य में और कोई महामारी आती है जैसे कोविड-19 आई, तो उनका अंकुश लगाने के लिए और उनमें हम किस प्रकार के, मतलब उनसे लड़ने के लिए हम किस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, तो वहाँ की वो तैयारी में वो लगे हुए थे। तो ये जो बैठक हुई थी इंग्लैंड के कार्बिस में हुई थी, इसलिए जो बैठक का नाम दिया गया था वो था कार्बिस डे डिक्लेरेशन। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेबेका ग्रीनस्पैन को जो है नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव जो है वो रेबेका ग्रीनस्पैन को नियुक्त किया गया है। तो कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को जो है UNCTAD मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो है नया महासचिव नियुक्त किया गया है। अगर हम इसकी बात करें द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी हेडक्वार्टर की लोकेशन है वो है स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। जो इसका नया महासचिव नियुक्त किया गया है वो है रेबेका ग्रीनस्पैन। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका नया महासचिव 2021 में कौन है, तो है रेबेका ग्रीनस्पैन है, और इसकी स्थापना जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन की तो 30 दिसंबर 1964 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, और इसमें 2 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 13। जो ये मंथ में डेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी चीज़ पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे आप नोट करते चलिए, मतलब एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें हर मंथ के हिसाब से डेज लिखते जाइए, कि मतलब 12 महीने के हिसाब से एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें हर डेज लिखिए कि कौन से मंथ में कौन कौन से डेज होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी थीम क्या थी, ये चीज़ें नोट करते चलिए। तो ये मतलब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी एग्ज़ाम के लिए।
तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है वो 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को मानवाधिकार का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी स्ट्रेट बियॉन्ड ऑल ओट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो फेस आप देख रहे हो उसका एकदम वाइट हो चुका है और ब्राउन हेयर्स हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेलानिन जो हमारे बॉडी में एक होता है, वो एक जीन है, जब एक्टिव होता है तो मेलानिन का फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो एकदम वाइट सा दिखने लगता है, चीज़ें जो है वाइट होने लगती है, बाल जो सफ़ेद से काले से सफ़ेद होने लगते हैं। तो कई बार देखा होगा कि आप बोल देते हो कि गाँव में भी कुछ अंग्रेज़ टाइप के लोग हमने देखे हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है, एल्बिनिज़म की प्रॉब्लम होती है। तो इस डे को जो है 13 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई थी 2021 की वो थी कि स्ट्रेट बियॉन्ड ऑल ओट्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ही हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय द्वारा यह ऐप जो है लॉन्च की गई है। तो हाल ही में नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते योग ऐप जो है ये जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल जो है 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रखी गई है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली के तहत मनाया जाएगा। और जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है ये ऐप। अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विचार के लिए प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 के प्रस्ताव पारित किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। पहला योग दिवस जो था 2015 के राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। मतलब आप सभी का क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ा जाए, क्या करा जाए। तो करंट अफेयर्स जो है आज एक करंट अफेयर्स है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये क्या होता है, इतिहास बन जाता है, मतलब नया हिस्ट्री बन जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र अगर जो पहला योग दिवस था वो कब मनाया गया था। तो पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था, राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, 2015 का करंट अफेयर्स था कि आज के दिन हमारे यहाँ पहला योग दिवस मनाया गया। लेकिन आज हाल ही में 2021 में जो 2015 की न्यूज़ है वो एक हिस्ट्री बन गई है। तो करंट अफेयर्स जो है बस उसको रखते जाना है, जो इम्पोर्टेंट है उनको लिखते जाना है, क्योंकि वो एक हिस्ट्री की तरफ बनी जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आज से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए, हो सकता है कि हिस्ट्री के तौर पे करंट अफेयर्स पूछ लिया जाए। तो भारत सरकार ने जो मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी योग दिवस की, तो वो ही बता रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 69वीं जो सत्र के उद्घाटन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विचार के लिए एक प्रस्ताव रखा था उस टाइम पे। तो जब महासभा की संयुक्त राष्ट्र महासभा की 69वीं बैठक चल रही थी उस टाइम पे रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में जो प्रस्ताव को जो है पारित किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। मतलब 2014 को है जो घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 2015 को पहला योग दिवस राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। और 2021 में ये ऐप के ज़रिए बनाया जाएगा। एक ऐप लॉन्च की आयुष मंत्रालय ने जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है। और 2021 में जो योग दिवस मनाया जाएगा उसकी जो थीम उन्होंने डिसाइड की है तो वो होगी योगा एट होम एट योगा विथ फैमिली। ठीक है, तो ये याद रखना हो। तो हमारी वीडियो आज की यही एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर इसका फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं, जिसकी मैंने डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक से आप जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।